चुनाव के पहले तो हर आदमी कहेगा, जनता को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हर आदमी कहेगा कि हम तो सारी सीटें जीत रहे हैं, हम जितने पे खड़े हैं हम सारी सीटें जीत रहे हैं। तो इसे बड़बोलापन नहीं कहना चाहिए। हमने कहा था ये जनता की सरकार बनेगी, ये जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच से चुनकर लाए जाएंगे और वो चुनने के बाद उनके लिए काम करेंगे। हमारे सारे प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि थे, वो जनता के बीच से उठकर आए थे। वो न तो कहीं किसी बाहुबली के आदमी थे, न ही बहुत पैसे वाले थे। 4.5 करोड़ में अगर जन स्वराज पार्टी को 40% वोट चाहिए तो हमें केवल 1.8 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। हम कह रहे हैं कि दिस वाज आवर सक्सेस कि 7 दिनों के प्रचार में 65 से 70 हजार लोग हमारा संदेश पाकर हमें वोट देने के लिए तैयार हो गए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ही कई सवाल खड़े हो गए, खासकर जन स्वराज के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कई बड़े वादे किए थे जो धरातल पर सही साबित नहीं हुए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कैसे देख रहे हैं उपचुनाव की हार को? हाँ, टेक्निकली स्पीकिंग हम चुनाव में हार गए हैं जी, लेकिन जिस उद्देश्य से लेकर हमने ये इस उपचुनाव में भाग लिया था उस उद्देश्य में हम सफल हो गए हैं। जी, हमारा बेसिक उद्देश्य ये था, ये आंकना कि कितने लोगों को किस तरह से हमारा संदेश पहुंच पाया है। जी, आप अगर देखें तो गौर करने वाली बात है कि जहां जहां 4 उपचुनाव हुए वहां वहां प्रशांत जी की पदयात्रा नहीं हुई थी। जी, इसका मतलब है हमारा वहां कोई संगठन नहीं बना था। जन स्वराज को जो चुनाव चिन्ह मिला वो 1 नवंबर को मिला था जी, और 11 तारीख तक ही केवल चुनाव का प्रचार होना था। जी, बीच में दिवाली और छठ भी था। तो मुश्किल से 7-8 दिनों का एक्चुअल प्रचार हम लोग कर पाए। इतने दिनों में अगर 70 हजार लोगों ने हमें वोट दिया, लगभग 65-70 हजार लोगों ने, तो इसे हम ग्लास हाफ फुल माने या हाफ एम्प्टी माने, ये डिपेंड करता है। ठीक है। कुछ लोग इसे हाफ एम्प्टी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिस वाज आवर सक्सेस कि 7 दिनों के प्रचार में 65 से 70 हजार लोग हमारा संदेश पाकर हमें वोट देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात तो यही है ना, क्योंकि आप लोगों ने खुद कहा था, प्रशांत किशोर जी ने खुद कहा था कि इस बार हम जीतेंगे तो जीतेंगे, लेकिन एक सीट भी नहीं आई। जनता से जो उम्मीद थी, क्या जनता उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी आप लोगों के लिए? नहीं, जनता को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने को दोष दें। हाँ। और यही लड़ाई हमारी अभी भी है। जी, चूंकि जन स्वराज का पूरा उद्देश्य ही यही है कि हमारा संदेश जो कि एक नया संदेश है, जी, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ की सरकार के लिए, यहाँ के संस्थानों के लिए, वो नया संदेश कितने लोगों को समझ में आती है बात, कितने लोग उस बात को और उस बात की महत्ता को समझ पाते हैं। अगर हमारा 1, 2, 3 या 4 सीट भी मिलता तब भी हमारा अभियान तो चलता रहता ना, क्योंकि अभी तो हम केवल 4 विधानसभाओं के लिए कह रहे हैं। जी, हमें तो 243 विधानसभाओं के लिए लड़ना था। तो संदेश कितने लोगों तक पहुंचा है, इसका ये उपचुनाव एक यार्डस्टिक था। और उस यार्डस्टिक में हमने पाया कि जो हमें मिला उससे हम काफी संतुष्ट हैं और उससे हमें ये ऊर्जा भी मिलती है कि आगे आने वाले 11 महीनों में हम बाकी लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। आपको लगता है कि जो इस तरीके से प्रशांत किशोर ने बड़े बड़े ऐलान किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, थोड़ा कम बोलते, थोड़ा कम बड़बोलापन रहता तो शायद अभी कवर अप करने में सही होता? क्योंकि विपक्षी कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें तो की थी लेकिन जब रिजल्ट आया तो कहीं भी आप टक्कर में नहीं थे। अगर हम इमामगंज की सीट की बात करें, वहां पर आपने जो कैंडिडेट दिए थे जितेंद्र पासवान, उन्होंने काफी कड़ा मुकाबला दिया है। नहीं, जो
आपने कहा बड़ी बड़ी बातें हमने की थी। जी। आप मुझे किसी एक लीडर के बारे में बताइए, किसी भी दल के एक लीडर के बारे में बताइए जिसने चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें नहीं की हों। चुनाव के पहले तो हर आदमी कहेगा, जनता को अपनी तरफ मोड़ने के लिए हर आदमी कहेगा कि हम तो सारी सीटें जीत रहे हैं, हम जितने पे खड़े हैं हम सारी सीटें जीत रहे हैं। तो इसे बड़बोलापन नहीं कहना चाहिए, इसे तो एक राजनीतिक दांव पेच का ये हिस्सा है। उसमें वो तो एक बात हुई। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने जितने बड़े बड़े वादे किए थे, हमने जो वादे किए थे वो जनता के लिए किए थे। हमने कभी अपने लिए कोई वादा नहीं किया था। हमने कहा था ये जनता की सरकार बनेगी, ये जनता के प्रतिनिधि जनता के बीच से चुनकर लाए जाएंगे और वो चुनने के बाद उनके लिए काम करेंगे। इन सब बातों में जो अभी संभव था वो हमने किया। हमारे सारे प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि थे, वो जनता के बीच से उठकर आए थे। वो ना तो कहीं किसी बाहुबली के आदमी थे, नहीं बहुत पैसे वाले थे, नहीं उनके राजनीतिक जमींदारी वाले परिवारवाद से थे। तो आप देखिए कि हम अपने वादों पर खरे उतरे जितने हमने वादे किए थे, लेकिन बाकी जो था वो राजनीतिक दांव पेच का हिस्सा था। क्या कमी रह गई इस उपचुनाव में जो अगले साल के विधानसभा चुनाव में आप लोग पूरी करेंगे? हम अपनी बात लोगों तक पूरी नहीं पहुंचा सके और अगले 11 महीनों में ये कमी पूरी कर दी जाएगी। अभी तिरहुत में भी उपचुनाव हो रहा है, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। आप लोगों ने कैंडिडेट दिए हैं विनायक गौतम, उनका भी काफी इतिहास रहा है, राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। क्या उम्मीद है कुछ टक्कर देंगे वहां पर? आपने कहा उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, पता नहीं कहीं आप उनके परिवार के बारे में तो नहीं कह रही हैं। अगर आप उनके परिवार के बारे में कह रही हैं तो उससे पहले इस चीज को जरा ठीक से समझ लें। जब परिवारवाद का मतलब लिखा जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर एक नेता हुआ तो उसके परिवार में कोई नालायक बेटा भी हो या कोई भी सदस्य हो जो कि बिल्कुल नालायक निकम्मा हो, वो भी अगर नेता बनने के लिए खड़ा होता है केवल इसलिए कि उसका बाप उसका दादा नेता था, उसको परिवारवाद कहते हैं। लेकिन हर आदमी का कोई बाप होता है, वो भी कुछ काम करता है, उसके बाप का भी बाप होता है, वो भी कुछ काम करता है। तो अगर नेक्स्ट जनरेशन केपेबल है, इंटेलिजेंट है, जनता के बीच प्रसिद्ध है, उसने जनता के लिए काम किया है, तो वो अपने दादा परदादा के नाम पे नहीं लड़ रहा है, वो अपने नाम पे लड़ रहा है। इसको क्या आप पिछले वाले सिचुएशन से कंपेयर करेंगी? अंतर ये है। और लोगों को भी, स्पेशली आप जैसे जर्नलिस्ट को ये समझने की जरूरत है कि परिवारवाद क्या होता है, उसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। और अगर लोग इस बात को समझ सकें तो वो अपने आप जान जाएंगे कि जनसुराज कभी परिवारवाद के नाम पे अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है। आखिरी सवाल रहेगा, विपक्षियों को क्या कहेंगे? उपचुनाव में हार तो मिली है, लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि 2025 के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये झांकी है, 2025 बाकी है। जी ये तो है, लेकिन मैं अपोजिशन को क्या कहूँ, मैं हमारे लिए कोई अपोजिशन नहीं है जी। हम किसी राजनीतिक दल से लड़ ही नहीं रहे हैं, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने लोगों तक हम अपना संदेश पहुंचा पाए। और कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, अगर जो लोग समझने वाले हों उनके लिए मैं कहता हूँ, बिहार की पॉपुलेशन लगभग 13 करोड़ है, उसमें से लगभग 7.5 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में हैं। 7.5 करोड़ में से लगभग ज्यादा से ज्यादा 60% लोग वोट देने जाते हैं, मतलब 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ में अगर जन सुराज पार्टी को 40% वोट चाहिए तो हमें केवल 1.8 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है। ध्यान दीजिए, 1.8 करोड़ तक अपना संदेश पहुंचाना है, इस तरह कि वो हमसे जुड़े, हमारे लिए वोट करें। एक्चुअली हमारे लिए नहीं, अपने आप के लिए वोट करें, क्योंकि जब ये सरकार बनेगी तो ये जनता की सरकार होगी। और हमें नहीं लगता है
कि 11 महीने बहुत ज़्यादा समय है, हम उसके पहले ही अपना ये लक्ष्य ज़रूर पूरा करेंगे। चलिए देखिए, 2025 में विधानसभा चुनाव है, जहां पर एक तरफ सारी तैयारियां पूरी हो रही है, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार निकल रहे हैं। तो जनसुराज भी इस बार मैदान में। इस बार जिस तरीके से उपचुनाव में जनसुराज के कैंडिडेट्स ने, चाहे बात करें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन कड़ा मुकाबला तो जरूर दिया है। और कहीं ना कहीं अब बिहार की जनता का मूड बदलते हुए नजर आ रहा है और एजुकेटेड वर्ग कहीं ना कहीं जनसुराज को चुन रहा है। और इमामगंज में जिस तरीके से जितेंद्र पासवान को वोट्स मिले और दीपा मांझी काफी कम मार्जिन से जीती हैं, अपने आप में बता रहा है कि 2025 में खतरा तो कहीं ना कहीं जरूर है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।